हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, आपके स्कूल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके खराब हो गए हैं, थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो गए हैं, हमारे साथ उनको रिपेयर करिए और जो कॉन्सेप्ट आप नए सीखना चाहते हैं उनको बिल्कुल जीरो से हीरो तक कंप्लीट करिए। क्लास 11 चल रही है और क्लास 11th में हम कर रहे हैं बेटा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कई पार्ट्स हो चुके हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में अब आगे नहीं करना है, मुझे बस प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आप लोगों को फ्रिक्शन थोड़ा बहुत और सॉल्व कराना है। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है पुश वर्सेस पुल, इसका डिस्कशन आज करना है और दो चार प्रॉब्लम्स और करानी है, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहली चीज जो बोली गई कि पुश क्या है और फिर पुल क्या है, तो आइए पुश और पुल की चर्चा करते हैं। पुश का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, और पुल का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। यानी मान लीजिए कि रमेश यहां खड़ा है, रमेश खड़ा है और यहां पर कोई एक ब्लॉक है। रमेश इसे अपने से दूर अगर फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे कि ये पुश कर रहा है, और यहाँ पे सुरेश खड़ा है और ये सुरेश अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा तो हम कहेंगे कि ये पुल कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? है दोनों फोर्सेस ही, अपने से दूर धक्का देना पुश कहलाता है, अपनी तरफ खींचना पुल कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देखें। ये है हमारा रमेश और ये है हमारा सुरेश। क्लियर है मेरी बात? रमेश और सुरेश। तो देखो गौर से क्या हो रहा है, रमेश इस ऑडी को, चार गोले वाली ऑडी को आगे धक्का दे रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। यहां पर सुरेश थोड़ा इसको पीछे की तरफ खींच रहा है और इधर की तरफ। क्लियर है मेरी बात? तो हम ये कहने वाले हैं कि ये जो चीज है ये पुश है, अपने से दूर धक्का दे रहा है, और ये जो चीज है ये पुल है, अपनी तरफ खींच रहा है। आप पुश और पुल में बहुत गौर से अगर एक डिफरेंस देखोगे कि जब ये पुश कर रहा है तो लॉजिकली इसे सीधा फोर्स ना लगा के ये थोड़ा सा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और लॉजिकली ये जो ऑडी है ये इससे थोड़ा सा नीचे है, और क्योंकि इसके हाथों से काफी नीचे है तो जब ये फोर्स लगाएगा तो ऐसे करके फोर्स नहीं लगाएगा, थोड़ा सा नीचे दबाएगा, है ना? तो टेढ़ी सी फोर्स लग रही है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, और इस अप्लाइड फोर्स की बेटा जो डायरेक्शन है उसकी वजह से एक ऊपर और एक नीचे कंपोनेंट बन जाएंगे। द सेम थिंग हैपेंस फॉर दिस। अब जब ये इसे ठेले को खींच रहा है तो आप इसके हाथों को देखिए, तो शायद इसके हाथों की वजह से फोर्स कुछ ऐसी लग रही है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से फोर्स का नेचर बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी पुश और पुल के केस में। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो पुश और पुल। ये पुश और पुल, देखो ये इसे पुश कर रहा है पीछे, ठीक, ये लड़के हैं, और ये इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसे देखो ये आगे की तरफ जा रहा है, रेड कलर का एरो बना हुआ है, तो लॉजिकली ये इसे पुश कर रहा है, आगे ले जा रहा है। और हाथों को देखो तो शायद फोर्स ऐसे लग रही है, पुश हमेशा दबा के होगा। अच्छा इसे देखो ये पुल कर रहा है, अगर ये पुल कर रहा है तो लॉजिकली इसके हाथ की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो इस तरह से ये पुल की फोर्स होगी। क्लियर है मेरी बात? आप देखें ये फिर से पुल का केस हो गया। देखो लड़का यहाँ खड़ा है, पत्थर यहाँ रखा है, टेंशन ऐसी है, तो टेंशन इज द अप्लाइड फोर्स और ये टेढ़ी सी फोर्स लग रही है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो पुल है वो ऊपर की तरफ लगेगा थोड़ा सा, और पुश जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना हो तो पुश आसान है या पुल आसान है? तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोसेस इजी है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर स्कूल एग्जाम में आया करता है। तो चलो यहां से काम शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि चलो एक सबसे पहले तो सरफेस बनाओ, सरफेस पे मेरे बच्चे ब्लॉक बनाओ, और ब्लॉक पर कहो कि जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस पर वो कुछ है,
और वो मान लेते हैं कि शायद म्यू एस है। ठीक है, इसके पैरेलल ही एक और बनाओ, और यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ ना कुछ बताओ। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां बताओगे तो म्यू एस बता दो। एक ही ब्लॉक है, अलग अलग नहीं है। हम इनको बोल देते हैं कि m और इनको भी नाम दे देते हैं n। अच्छा, अगर हम इसे पुश कर रहे हैं तो लॉजिकल है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, और इसे अगर हम पुल कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर होगी। क्लियर है मेरी बात? तुम यहां लिख देते हैं दिस इज द केस ऑफ पुश एंड दिस इज द केस ऑफ पुल। समझ आती है बात? बिल्कुल आती है। फोर्स भी हमने बराबर लगा रखी है F, और यहां भी बेटा F, और फिर कंपेयर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से मेरे बच्चे डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन हमने कहा कि थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से ही इस फोर्स की डायरेक्शन में हमने कही कि थीटा है। अब आप चुपचाप इनके कंपोनेंट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर बेटा आएगा F cos थीटा, ऊपर की तरफ आएगा मेरे बच्चे F sin थीटा। वेट तो जगत प्रसिद्ध है, mg डाउनवर्ड ही लगेगा। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस बच्चा नॉर्मल आने वाली है। F cos थीटा इसे ड्रैग कर रहा है, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन आने वाला है। सेम केस वहां पर भी है। तुम देखो तो यहाँ पर बनेगा हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा, नीचे की तरफ बनेगा F sin थीटा। तो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया है, इसे मैं ब्लॉक पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यू सी कि यहाँ पर आ रहा है F cos थीटा और नीचे की तरफ आ रहा है F sin थीटा। वेट इसका वर्टिकल डाउनवर्ड्स नीचे काम कर रहा है और नॉर्मल ऊपर है। F cos थीटा इससे आगे ड्रैग कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे आ रहा है। अब F cos थीटा जो है वो मान लीजिए कि आप बढ़ाते जा रहे हैं तो लॉजिकली Fs max पे पहुंच जाएगा कभी ना कभी फ्रिक्शन, और ये वाला भी पहुंच जाएगा। और जब भी कभी Fs max पे पहुंच जाएंगे तो फिर फर्दर फोर्स लगा के इसे चलाया जा सकता है। जिसे चलाने के लिए कम फोर्स लगेगी हम कहेंगे कि वो प्रोसेस आसान है और वहां आसानी से हमारा पार्टिकल चल जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो यहाँ चर्चा करते हैं। नॉर्मल की वैल्यू अगर बेटा पुश के केस में देखोगे तो तुम लिखोगे mg प्लस F sin थीटा, ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। और अगर तुम देखोगे कि व्हाट इज योर Fs max, तो तुम कहोगे कि Fs max का मतलब होता है म्यू s टाइम्स n। तो म्यू s बेटा बाहर रहा और अंदर रहा mg प्लस F sin थीटा ऐसे रहा। ठीक, ये फ्रिक्शन आ गया। यहां भी चर्चा करो। यहां अगर तुम नॉर्मल लिखोगे तो देखो F sin थीटा और नॉर्मल एक ही दिशा में, mg पीछे, तो तुम कहोगे नॉर्मल की वैल्यू जो होगी वो mg माइनस F sin थीटा होगी। और फिर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू Fs max ले रहे होंगे उसकी वैल्यू होगी मेरे बच्चे म्यू s इनटू n। और म्यू s n का मतलब है कि यहां रहा म्यू s, ब्रैकेट के अंदर जाएगा बेटा mg और फिर माइनस आएगा F sin थीटा, इस तरह से। तो हमने दोनों केसेस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के बाद वी कैन कमेंट कि यहाँ के फ्रिक्शन में और यहाँ के फ्रिक्शन में एक्सप्रेशन लगभग एक जैसा है, बस इस माइनस और प्लस का अंतर है। तो मैं कहूं कि जो Fs max पुश के केस में है वो ज्यादा है Fs max पुल के केस से। पुल में फ्रिक्शन कम लग रहा है और पुश में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। तो लॉजिकल है कि मुझे इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करना है इस ब्लॉक को चलाने के लिए। तो जहां फ्रिक्शन कम ऑफर हो रहा है वो ज्यादा आसान प्रोसेस, हम आसानी से बॉडी को मूव करा सकते हैं। जहां फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर हो रहा है उसे मुश्किल से मूव करा पाएंगे। इस वजह से हम ये कहते हैं कि पुल इज easier than पुश। पुल जो है वो पुश से ज्यादा आसान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट के साथ आप मान लीजिए कि आपके पेपर में सवाल आएगा प्रूव दैट पुश इज हार्डर देन पुल और पुल इज इजियर देन पुश। इस तरह से आपके पेपर में आया करता है। कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। हमने प्रूफ भी कर लिया, डायग्राम भी बना लिए, कई सारे आपको चित्र फोटो मनोरंजन के लिए दिखाए। फिलहाल ये डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन दोनों को एक साथ ही करें तो ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अच्छी बात।
नाउ लेट मी कम टू अ पॉइंट कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल लेना जरूरी है, mg का रोल नहीं लेना चाहता मैं। ये m मास का ब्लॉक है, m लिख देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लेट से इस तरह से फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो म्यू s है। बोला जा रहा है कि फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को मूव करने के लिए मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो कई बच्चे इसमें क्या जुगाड़ लगाएंगे, वो सोचेंगे सर एक ब्लॉक दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेस है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल, और अगर आपने आगे की तरफ F फोर्स लगाई तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा। When you increase this F भी इंक्रीज होता जाएगा और कभी ना कभी बेटा Fs max के बराबर आ जाएगा, और जब ये Fs max के बराबर आएगा तो उसके बाद ये बॉडी चलने लग जाएगी। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज व्हाट, Fs max। गलत बात है, अभी ऐसे नहीं, इससे भी छोटी फोर्स की जरूरत होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से पहले चला लेंगे। जी हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही घटा देंगे। कैसे घटा देंगे वो देखो, अभी देखा हमने इसमें। गौर से देखो, इस पूरे केस में यहाँ का फ्रिक्शन कम और यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा क्यों आ रहा है, उसका लॉजिक है बेटा, गौर से देखना। यहाँ पर F sin थीटा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो mg को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल को और फोर्स को बैलेंस करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ F sin थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल को कम बैलेंस करना है, तो नॉर्मल इस केस में डिक्रीज हो गई। नॉर्मल के डिक्रीज होने से आप सबको पता है Fs max की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू n, और अगर n डिक्रीज हुआ है तो Fs max भी डिक्रीज होगा। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स लगाएं तो पूरी संभावना है कि फ्रिक्शन ही कम हो जाए और हमें Fs max की वैल्यू से भी कम फोर्स लगाकर उसे चलाना पड़े। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या कहानी। तो किसी एंगल पर बकायदा उस पर फोर्स लगाते हैं। आओ देखो, लेट्स से कि हमने इस पर हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल पर फोर्स लगाया। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ले रहे हैं हम, अल्फा ले रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है सर, mg कर रहा है। ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है सर, नॉर्मल कर रहा है। अगर नॉर्मल कर रहा है तो कॉमन सेंस है कि इसका F का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मेरे बच्चों यहाँ पे बनाया हमने F cos अल्फा, ऊपर की तरफ मेरे बच्चों बनाया F sin अल्फा, और इसके बाद इस F cos अल्फा को रोकने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन आएगा, और बढ़ते 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 कभी ना कभी फ्रिक्शन Fs max पर हो जाएगा और फिर ये चलने लग जाएगा। Fs max की कंडीशन पर जितना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा होगा वो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि ये ब्लॉक आगे चल जाए। ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें, कुछ खास नहीं। तुम सबसे पहले तो बेटा नॉर्मल को जरा सा जज करो, क्या है, कितना है, कहाँ है। तो नॉर्मल को देखो कैसे लिख रहे हैं। नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा आपकी mg माइनस F sin अल्फा। क्या आपको बात समझ आती है? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से समझ आती है। नॉर्मल प्लस F sin अल्फा बराबर mg होगा। तो इसी तरह अगर आप Fs max को मेरे बच्चों देखेंगे तो आप कहेंगे ये वैल्यू तो μs टाइम्स n है। हाँ है, तो फिर ये आएगा μs इनटू नॉर्मल, नॉर्मल इज mg माइनस F sin अल्फा। दिस इज माय फ्रिक्शन। ये Fs max है। अच्छा, इसे ओवरकम कौन करेगा फ्रिक्शन को, इसे चलाने के लिए? तो हमारी फोर्स ओवरकम नहीं करेगी, उसका कंपोनेंट जो F cos अल्फा है ये ओवरकम करेगा। अगर ये ओवरकम करेगा तो चलने की कंडीशन में क्या होगा, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट वाली, अबाउट टू मूव वाली कंडीशन क्या होगी, अबाउट टू मूव वाली कंडीशन होगी कि जो F cos अल्फा है बेटा वो पक्का पक्का Fs max के बराबर है। F cos अल्फा को मेरे बच्चों F cos अल्फा रहने दो और Fs max की जगह क्या लिख लो, म्यू एस, और अंदर लिखा हुआ है mg माइनस F sin अल्फा। अच्छा लगा। अब इसका ब्रैकेट खोल लो, तो बेटा म्यू एस टाइम्स mg माइनस म्यू एस टाइम्स F sin अल्फा लिख लो। क्लियर मेरी बात? अब इस म्यू एस F sin अल्फा को इस तरफ ले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा F cos अल्फा प्लस म्यू एस F sin अल्फा आ गया, और सामने तो म्यू एस टाइम्स mg लिखा ही हुआ है। तुम्हें तो फोर्स चाहिए थी, मिनिमम कितनी चाहिए, तो तुमने F कॉमन ले लिया। F कॉमन लिया तो F cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा ये लिखा।
सामने की चीज पे म्यू एस इंटू एम जी लिखा हुआ है। एफ की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एफ की वैल्यू आ गई म्यू एस एम जी अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। ये आपके फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ये मिनिमम कैसे होगा वो वक्त बताएगा कैसे मिनिमम होगा। फिलहाल फोर्स कितनी लग रही है, वो तो इतनी लग रही है, हमें पता चल गया। दिस मच इज द फोर्स रिक्वायर्ड कि आप इसे मूव करा दें। कैसे मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने का भी तरीका सीख लेते हैं, बड़ा आसान है, आपको देख के थोड़ा मनोरंजन होगा। और देखिए डिनोमिनेटर पर गौर करो। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। मैंने कहा डिनोमिनेटर में कौन है, तो तुम कहोगे कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। तो हमने कहा ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि जो म्यू एस होता है इसकी वैल्यू होती है tan थीटा एस, और tan थीटा एस को लिख सकते हैं sin थीटा एस अपॉन cos थीटा एस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाले टर्म में। तो इसी डिनोमिनेटर को हमारे पास लिखा जा सकता है cos अल्फा प्लस sin थीटा एस अपॉन cos थीटा एस, और यहां पर कौन आएगा बेटा, sin अल्फा। एलसीएम ले लो बच्चे, जब एलसीएम लोगे तो लिखोगे cos अल्फा और फिर आएगा cos थीटा एस, फिर आया प्लस और फिर लिखा गया sin अल्फा sin थीटा एस, और इस पूरे के नीचे हमारे पास cos थीटा एस आ गया। कोई बुराई नहीं है, चलता है। cos a cos b प्लस sin a sin b, अरे ये तो फॉर्मूला cos a माइनस b का है, तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस थीटा एस, और उसके नीचे है बेटा हमारे पास cos थीटा एस। cos थीटा एस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि थीटा एस तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो कहानी खत्म हो गई वहां से। अल्फा वेरिएबल है, इस अल्फा पे ही खेल खेलना है, तो डिनोमिनेटर पार्ट आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड पुट डिनोमिनेटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर डाल दो, तो f की वैल्यू आई, दैट बिकम्स म्यू s टाइम्स mg होल डिवाइडेड बाय दिस cos अल्फा प्लस cos अल्फा, अल्फा क्या लिखना है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर डालो, तो ये आया cos अल्फा माइनस थीटा s, और अपॉन वाला cos थीटा s जो है बेटा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। फिर देखो अगर f को करना हो मिनिमाइज, मिनिमम करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो cos अल्फा माइनस थीटा s है इसे करना पड़ेगा मैक्सिमाइज। कहोगे ये क्या बकवास है, भाई देखो म्यू एस कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, cos थीटा s एंगल ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट फिक्स क्वांटिटी होती है, तो बदल क्या सकता है, अल्फा बदल सकता है। अगर अल्फा बदलेगा तो cos अल्फा बदलेगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को बदल सकते हैं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जाऊं तो फोर्स जो है वो घटती जाएगी। तो अगर मुझे f को मिनिमम बनाना है, मतलब सबसे कम बनाना है, तो cos थीटा को सबसे ज्यादा करना है। और लॉजिकली तुम्हें भी ये बात पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos एनी काइंड ऑफ थीटा, अंदर कुछ भी लिखा हो एंगल होना चाहिए, cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेटा +1 होती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होती। और ये तब होती है cos थीटा इज 1 when थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि f is minimum when alpha equal to theta s। क्लियर है मेरी बात, कैसे हुआ देखो, जब थीटा 0 हो जाएगा तभी cos थीटा 1 होगा, और cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, उसके मैक्सिमम होते ही f मिनिमम हो जाएगी। तो लॉजिकली ये जो मेरे पास थीटा है यानी अल्फा माइनस थीटा s वाला जो है ये टर्म 0 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं अल्फा माइनस थीटा एस बराबर 0, तो लॉजिकली अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, थीटा एस, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर के एंगल पर फोर्स लगाने पर हमें मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है। एंड यू आल्सो नो दैट थीटा एस इज नथिंग बट tan इनवर्स म्यू। तो मेरा अल्फा भी कितना आ गया मेरे बच्चे, tan इनवर्स म्यू। अरे ये तो रिपोज के एंगल की भी वैल्यू होती थी। सारी वैल्यूज न्यूमेरिकली बराबर आती हैं, इनका मतलब अलग अलग है, ध्यान रखें, न्यूमेरिकली बराबर आती है। दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन ये रिपोज की कहानी नहीं, यहाँ पे ये स्टोरी है कि हम कितनी मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगा दें कि ये बॉडी चलने लग जाए। अरे वाह, बात तो बन गई, और वही आना है और वही आया। अब कोई कहे कि नहीं ये बताओ कि मिनिमम फोर्स कितनी होगी, तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला तब लगाओगे जब तुम इसे 1 कर दोगे,
भाई ये तो चीज मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, तो cos की जगह 1 रख दो, तो दिस बिकम्स नथिंग बट म्यू s टाइम्स mg टाइम्स cos थीटा s। ये है तुम्हारा मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स निकाल लिया हमने, ना सिर्फ मिनिमम फोर्स निकाला, मिनिमम फोर्स की कंडीशन निकाली, फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने है, एक प्रॉपर डेरिवेशन है। आपके स्कूल का टीचर जब डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो ये क्वेश्चन डालेगा। आसान नहीं है टॉपिक, है डिफिकल्ट, लेकिन देखा जाए तो कुछ है भी नहीं। हमने काम कर ही लिया, फ्रिक्शन लिख लिया, फ्रिक्शन को ओवरकम करा लिया, f cos अल्फा से f को अकेला कर लिया, फंक्शन बन गया। हमें पता है ऊपर वाली चीज को छोटा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत और खेलिए म्यू के साथ, फिर अल्फा का फंक्शन बनाया। हमने कहा कि मिनिमाइज करने के लिए नीचे वाली चीज को मैक्सिमाइज होना है। cos थीटा मैक्सिमम तब होता है जब वो 1 होता है, थीटा की वैल्यू 0 होती, तो हमने बस उस अल्फा माइनस थीटा की जगह 0 पुट किया। एंड दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है। बिल्कुल वैसी डेरिवेशन है जैसे एंगल ऑफ रिपोज की होती है, तो कोई चमत्कार नहीं है, आसान है। अच्छा, तो ये काम हो गया, तो आज हमारे 2 एजेंडा पूरे हुए। कौन से 2 एजेंडा पूरे हुए आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहला एजेंडा पूरा होता है हमारा कि हम लोग पुश और पुल दोनों कर पाए, और दूसरा एजेंडा जो है वो हमारा पूरा होता है मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स की बातें कर पाए। ये 2 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, पहली वाली तो रिलेटिवली आसान है, दूसरी डिफिकल्ट है। ये 2 काम किए, ये दोनों आपके एग्जाम्स में आनी तय हैं, आएंगी ही आएंगी, मानकर चलिए, ये जाएंगे नहीं कहीं। फिर आप थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। ये 2 चीजें देखिए, आपके पेपर में 100% 3 से 4 नंबर क्वेश्चन इसी से आएगा। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह आपके पेपर में फंसने वाले, अच्छे पेपर में आने वाले बोर्ड के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमसे सीखने के लिए लगातार हमें फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो या कोई डिमांड हो तो हमें बताते रहिए। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, हम आपको आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पूरी डिटेल में, पूरा कोर्स पूरे साल का समय पर आपका हम कंप्लीट करेंगे, ये हमारा वादा है। और हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करा रहे हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।